हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। पोषक तत्वों की श्रृंखला में हम खनिज पढ़ रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और आज हम जिस खनिज का जिक्र करेंगे वो है आयरन। आयरन लोहा, जिसे अपन दर्शाते हैं Fe से। पहली बात तो याद रखना, आयरन जो है ये हमारी बॉडी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो है लेकिन कम मात्रा में चाहिए। पर ऐसा नहीं कि बिना खाए चल जाएगा, चाहिए अपन को, उसको खाना पड़ेगा। अब क्यों चाहिए तो समझना, ये हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि जो आरबीसी के निर्माण में मदद कर रहा है वो कितना जरूरी है। आरबीसी के निर्माण में मदद करेगा। ये जो होता है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, ये शब्द भी सुना होगा। आरबीसी में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक, रेस्पिरेशन पिगमेंट जो है उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसमें हीम जो टर्म है इसका मतलब ही होता है आयरन, और इसी आयरन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल है। और ये जो ग्लोबिन है ये हमारे ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है। अब यदि आप थोड़ा याद हो आपको, तो आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना, कि भैया जिस टिश्यू या ऊतक को ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाना। ये काम करते हैं टिश्यू या ऊतक के लिए आरबीसी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अपन देखते हैं स्रोत, सोर्सेस। इसके स्रोत बहुत अच्छे से याद रखना एग्जाम के एंगल से। ठीक, पालक, सेब, गुड़ और किशमिश, ये जो है ये आयरन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि सेब को यदि अपन काट के सेब फल को कुछ समय के लिए हवा में छोड़ दें तो वो जो है वो लाल रंग का हो जाता है, उसमें रेड या ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। देखा, फिर उसको काटो तो अंदर फिर व्हाइट रहता है लेकिन लेयर बन जाती है। तो क्या होता है कि सेब में अत्यधिक मात्रा में आयरन होता है। उस आयरन जो है वो आयरन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और वो जो ब्राउन या भूरे रंग की परत है ना वो जम जाती है सेब के ऊपर। तो सेब अच्छा स्रोत होता है, नारियल अच्छा स्रोत होता है, लेकिन बहुत अच्छे स्रोत यदि आपको याद रखने तो बिल्कुल सीक्वेंस याद कर लो। पालक, सेब, गुड़ और किशमिश सबसे अच्छे स्रोत होते हैं हमारे लिए आयरन या लोहे की। अब यदि स्रोत की बात करें तो उसका एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो है ये दूध से प्राप्त नहीं होता है। याद करो, अपन ने पढ़ा था मिल्क या दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता क्योंकि दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। दूध में आयरन क्या होता है, आयरन एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। ठीक, चलिए और पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें इसकी डेली रिक्वायरमेंट, प्रतिदिन कितनी आवश्यकता है, तो यदि एक सामान्य वयस्क या एडल्ट की बात करें तो दिन में 20 मिलीग्राम उसे क्या मिलना चाहिए, आयरन। लेकिन यदि अपन बात करते हैं गर्भवती महिला की, गर्भवती यदि महिला की बात की जाए तो गर्भवती महिला के लिए ये मात्रा प्रतिदिन होती है लगभग 40 मिलीग्राम, जस्ट डबल। ठीक, जो महिला सुपरवाइजर बैच की तैयारी कर रहे हैं ये सब पॉइंट थोड़ा अच्छे से याद रखो कि पोषक तत्व कब कितना चाहिए, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूं। गर्भवती महिला को चाहिए आयरन की मात्रा ज्यादा चाहिए क्योंकि गर्भवती महिला मतलब
जो उसके अंदर जो एम्ब्रियो में जो बच्चा है उसमें भी ब्लड बनाना है, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है, प्लेजेंटा से वो जुड़ा हुआ है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिल सके, इसलिए आयरन की मात्रा ज्यादा दी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि बात करें अपन कमी से होने वाले रोग, तो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पर आरबीसी आ जाए वहां घबराना नहीं है। आरबीसी यदि टर्म आ गया और उससे संबंधित कमी से रोग आ जाए तो आपको निश्चिंत होकर टिक कर देना है एक बीमारी में, और वो बीमारी है एनीमिया। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। और एनीमिया बीमारी को बोलचाल में अपन कहते हैं खून की कमी हो जाना। और थोड़ी साइंटिफिक जाएंगे तो इस बीमारी में आरबीसी की कमी हो जाती है। ये बीमारी अपनी क्या कहलाएगी? एनीमिया। ठीक, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारी भी हो सकती है, लेकिन ये जेनेटिक डिसीज के एंगल से जब अपन देखेंगे ना, अनुवांशिक बीमारी के दृष्टिकोण से, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आयरन के हिसाब से तो आप याद रख लो कि आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं अगले मिनरल या अगले खनिज की, तो हम बात करेंगे जिंक की। Zn, जिंक। जिंक भी हमारे लिए एक प्रकार का क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। जिंक तो अब आप लोगों के लिए बहुत नया नहीं है, कोरोना में लॉकडाउन था, लोग बीमार हुए तो बहुत अवेयरनेस आई, एक शब्द बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, वो था इम्यूनिटी सिस्टम, या जिसे अपन कहते हैं रोग प्रतिरोधक तंत्र। इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र को बनाने में, को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में जो मदद करता है वो होता है जिंक, है ना। बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिंक के, जो है ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सके। तो जिंक का संबंध इम्यूनिटी सिस्टम से। फिर अगला महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, जिंक हमारे शरीर में इंसुलिन, ये शब्द तो सभी ने सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला क्या है? हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। निर्माण में ये क्या करता है? मदद करता है। अब आप समझना, आपसे पेपर में कैसा पूछा जाएगा। आपके पेपर में कहा जाएगा इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, इंसुलिन में कौन सा मेटल या कौन सी धातु पाई जाती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा कि इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु होती है जिंक। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। यदि डेली नीड की बात करें तो हमें प्रतिदिन लगभग 15 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है एक एडल्ट या वयस्क को प्रतिदिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। यहां पर अब इसके स्रोत देखते हैं, सोर्सेस। ठीक, एक जो एग्जाम के एंगल से आपको याद रखना है बहुत अच्छा स्रोत, वो है अपना मूली। स्रोत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो सोर्स है, काफी अच्छा सोर्स है जिंक का, तो वो होता है मूली। ठीक, मूली बहुत अच्छे से याद रखना। बाकी होते तो बहुत सारे हैं, मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध,
ठीक, ये सभी जो है ये अच्छे स्रोत होते हैं जिंक की। लेकिन जो सबसे अच्छे से याद रखना है ना, वो आप याद रखेंगे मूली। मूली किसका अच्छा स्रोत है? तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा मूली अच्छा स्रोत है जिंक का। अब डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग, तो यहां बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, आप कमी से होने वाले रोग समझ जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन टर्म आ गया है। मतलब क्या होगा, समझना, क्रम सीक्वेंस समझो। किसी व्यक्ति के शरीर में जिंक की कमी हो गई तो उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, और इंसुलिन की यदि कमी हो गई तो उस व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। उसे कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। या हाइपर ग्लाइसीमिया को लेके यदि आप कंफ्यूज हो तो इसे बोलचाल में अपन कहते हैं डायबिटीज। हिंदी में कहा जाता है मधुमेह। कमेंट में आप लोग बताएंगे जो वीडियो देख रहे हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है ना? पढ़ चुके हैं अपन पहले, अब वो आप बताएंगे। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उससे होने वाली बीमारी है डायबिटीज, जिसे कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले खनिज की अपन बात करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपको बताते चल रहा हूं, आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते रहें, मजा आएगा। सब ये सब चीजें सिंपल हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा, है ना? चलिए अगला खनिज है फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का उपयोग समझेंगे। याद करो, आप अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां एक टॉपिक पढ़े थे अपन, हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग होती है इनेमल की। इसे क्या कहा जाता है? इनेमल। दंत आवरण कह देते हैं पर ऐसी हिंदी चलती नहीं। तो आप याद रखना कि हमारे दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए दांत के ऊपर एनेमल की कोटिंग पाई जाती है। ये जो एनेमल है इसमें 98% कैल्शियम होता है और 2% इसमें होता है फ्लोरीन। ये जो 98% कैल्शियम है ये हमारे एनेमल का निर्माण करता है, ये इसका फॉर्मेशन करता है या निर्माण करता है। और एनेमल को जो मजबूती मिलती है, अपन कह रहे हैं ना शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, तो जो इसको मजबूती मिलती है वो मजबूती मिलती है किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। तो हम कह सकते हैं दांतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है फ्लोरीन। एनेमल के निर्माण में जो मदद करता है वो होगा फ्लोरीन। ठीक, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट चलता है कि टूथपेस्ट में दांतों को मजबूत करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दांतों को मजबूत करने के लिए टूथपेस्ट में मिलाते हैं फ्लोरीन, या ऑप्शन में हो सकता है आपको फ्लोराइड देखने को मिले, कोई बात नहीं, दोनों चलेंगे। फ्लोरीन, फ्लोराइड, ये हमारे टूथपेस्ट में मिलाए जाते हैं ताकि ये हमारे दांतों को क्या कर सके? मजबूत कर सके। ठीक, बढ़े आगे। अब अपन बात करते हैं इसके स्रोत या सोर्सेस की। चलिए समझेंगे। सोर्स तो इसका खैर इंटरेस्टिंग है,
इसका जो स्रोत है वो भारत में बहुत लोकप्रिय है। वो जो स्रोत है वो है टी, या जिसे अपन कहते हैं चाय, और ये पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक, या जिसे अपन कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में। इनमें भी क्या पाया जाता है? फ्लोरीन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आएगी कि सर हमने तो ये सुना है कि चाय पीने से दांत खराब हो जाते हैं, चाय पीना दांतों के लिए सही नहीं होता, और आप कह रहे हैं कि चाय में फ्लोरीन है और फ्लोरीन दांतों को मजबूत करता है। तो समझो, चाय से यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ चाय से मतलब है, हम बात कर रहे हैं चाय पत्ती की, जो टी लीफ है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब समस्या क्या है? इंसान गर्म चाय पीता है, इंसान को पीना है तो गर्म चाय। अब वो अत्यधिक गर्म चाय पीता है तो गर्म चाय की वजह से जो उसके दांत में जो रूट होती है ना, जो रूट जो जुड़े हुए हैं, जो मसल्स हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा मसल्स डैमेज होती हैं। दूसरा, चाय जो है ये मीठी होती है, मीठी होने के कारण वो जो है उसका डाइजेशन मुख में, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोज इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहां पर कैविटी हो जाती है, दांत सड़ने लगते हैं। इसलिए चाय पीने पर हमारे जो दांत है वो खराब होते हैं। ऐसा कहा जाता है चाय दांत के लिए नुकसानदायक है। चाय पत्ती जो होती है, उस चाय पत्ती में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? फ्लोरीन। अब यदि आप चाय ठंडी करके कम शक्कर वाली पी लो तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो दांत मजबूत हो जाएंगे। कम शक्कर हो और चाय ठंडी हो, तो ऐसा तो बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसी चाय पीएंगे। इसलिए चाय को पीने से ज्यादातर नुकसान होते हैं। बाकी चाय में पाया जाने वाला मिनरल्स जो है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। ठीक, तो इसी में आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कमी से होने वाले रोग। डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग। इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होगी उसे अपन कहेंगे दांतों का क्षरण। दांतों का क्षरण, इरोशन ऑफ टीथ। दांतों का क्षरण का मतलब क्या है? दांत है, दांत के ऊपर एनिमल की लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब जब फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो एनिमल की जो लेयर है उसको उतनी मजबूत होगी नहीं। अपन थोड़ी भी कुछ ऐसा खाए जो एसिडिक है, अम्लीय है, या बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो एनिमल को क्या कर देगा? कमजोर है इसलिए हटा देगा। एनिमल हट गया, दांत सीधे संपर्क में आ गया किसी भी चीज के, तो धीरे 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 क्या होगा? अपन जब जो चीजें खाएंगी वो हमारे दांत को इफेक्ट करेंगी, जिससे हमारे दांत की धीरे धीरे परत निकलने लगेगी, तो उसे अपन कहते हैं दांतों का क्या होने लगता है? इरोशन, क्षरण होने लगता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। अब अपन अगले मिनरल्स या अगले खनिज की बात करते हैं। तो हमारे शरीर में अगले जो खनिज की हमें आवश्यकता है वो है कॉपर। कॉपर, तांबा, इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं Cu। ठीक, समझिए, ये जो कॉपर है इसकी हमें बहुत कम मात्रा चाहिए। ये हमारे लिए एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना। यदि अपन डेली की बात करें तो डेली रूटीन में ये हमें चाहिए 2 मिलीग्राम से भी कम चल जाएगा। 2 मिलीग्राम से कम भी यदि हमारे शरीर को मिल रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे शरीर के काम आ जाएगा, बहुत साथ दे देगा। लेकिन चाहिए, ऐसा नहीं कि ना ही खाएं तो चल जाएगा। ये जो है ये हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का निर्माण करता है। ये हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, और उस कनेक्टिव टिश्यू के यदि डिटेल में चले जाओ ना तो सबसे ज्यादा ये निर्माण करता है हमारे शरीर में
धमनी और सिरा का। धमनी बोले तो आर्टरी, ऐसी ब्लड डक्ट जिसमें प्योर ब्लड हो, शुद्ध रक्त हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उसे कहते हैं आर्टरी। और वेन या सिरा जिसमें इम्प्योर ब्लड हो, अशुद्ध रक्त हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो होती है सिरा। उस धमनी और सिरा को बनाने में मदद करता है कॉपर या तांबा। ठीक। हमारे शरीर में डाइजेशन या पाचन से संबंधित, अपन पाचन से संबंधित बहुत सारे एंजाइम पढ़े हैं। उस पाचन से संबंधित एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। एंजाइम के निर्माण में मदद करता है, वो होता है कॉपर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये मैं बिल्कुल आपको जो आए हुए फैक्ट है और पॉइंट है वो बता रहा हूं, है ना। चाहते तो अपन इसको एक टेबल बना के और बहुत आसानी से पढ़ सकते थे कि अपन लिख देते कि खनिज का नाम, उसका क्या काम है, क्या स्रोत है और क्या उसकी कमी से होने वाले रोग, पर उसमें इतनी डिटेल नहीं आ पाती। अपन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक या ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं सबको पढ़ा रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, बस आप पढ़ते चले, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यदि अपन बात करें कॉपर के स्रोत या सोर्सेस की, तो कॉपर के जो स्रोत या सोर्सेस होते हैं वो होता है सबसे अच्छा स्रोत, याद रखना, चॉकलेट, है ना। पर मैं बिल्कुल इस चॉकलेट को ये नहीं कह रहा हूं कि आप चॉकलेट खाते रहें या किसी प्रकार से कोई प्रमोशन समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि चॉकलेट मीठी होती है, मीठी है तो शरीर के लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन एग्जाम के एंगल से आप याद रखेंगे चॉकलेट, सी फूड, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और मशरूम। मशरूम सुना होगा सभी ने, मशरूम सब्जी खाई जाती है ना, यही बरसात के समय में आते हैं मशरूम। अब तो शायद बंद हो गए हमारा, ज्यादा पानी गिर गया तो। मशरूम एक प्रकार की फंगस है और फंगस हमेशा ग्रोथ करती है नमी में, मॉइस्चर में। बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है तो मुश्किल है, लेकिन जहां जंगलों में मिट्टी में नमी होगी, बड़े बड़े पेड़ की छाल में नमी होगी, वहां पर वो आसानी से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि फंगस है, कवक है। तो मशरूम ये भी अच्छा स्रोत होता है इसका, कॉपर। यदि अपन बात करें इसकी कमी से, डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग, तो क्या होगा, ब्लड डक्ट्स, रुधिर वाहिनी मतलब कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो कमी से होने वाले रोग में अपन कहेंगे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जिसे अपन कहते हैं संयोजी ऊतक का निर्माण प्रभावित होगा। जो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक बनना चाहिए, उनका निर्माण प्रभावित होगा, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। किसी कारण से आर्टरी और वेन्स में, धमनी सिरा में चोट लगी है तो वो डैमेज हो जाएंगे, वो खुद को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, ये सब कमियां होने लगेंगी। इसलिए अपन कह रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, आर्टरी, वेन, धमनी सिरा का निर्माण प्रभावित होता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो मरम्मत है, उसकी मरम्मत भी क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यदि अपन बात करें अगले मिनरल्स या खनिज की, तो हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन तो खैर सभी ने सुना होगा, किसी के लिए नया नहीं है। Cl से रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन। ठीक, अब क्लोरीन में आप एक पॉइंट याद रखना कि क्लोरीन जो है वो हमारे लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक, क्लोरीन जो है ये माइक्रो नहीं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ज्यादा अपने लिए ज्यादा जरूरी है। यदि अपन बात करें प्रतिदिन, डेली, तो कम से कम 3.2 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में,
एक एडल्ट या एक वयस्क के शरीर में पहुंचना चाहिए। 3.2 ग्राम थोड़ी ज्यादा मात्रा हो रही है, ज्यादा मात्रा में चाहिए मतलब ये क्या रहेगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये हमारे स्टमक अमाशय में बनने वाले HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। इसमें बहुत आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। HCl, Cl है मतलब उसको बनाने के लिए क्लोरीन हमें लगेगा और क्लोरीन ही है जो इसका निर्माण करेगा, के निर्माण में मदद करता है। थोड़ा सा जागरूकता के साथ यदि आप चाहे ना तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो बिना काम बिगाड़े, लेकिन ये अवेयरनेस तभी आएगी जब ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। सिर्फ यदि आप एक बार पढ़ के और पेपर देने चले जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जब क्वेश्चन पढ़ोगे कि बनता है, लेकिन जब ऑप्शन पढ़ोगे तो लगेगा यार कौन सा वाला सही है। पेपर देख के तो लगेगा अरे बढ़िया पेपर आ रहा है, पूरा बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे सॉल्व करोगे लगेगा यार ये भी नहीं बन रहा, यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्या हो गया, ये उत्तर तो उसमें होना था, अरे ये क्या। तो वो क्यों होता है, वो एग्जाम का प्रेशर है। और एग्जाम के प्रेशर से बचने का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, घर में अपना एनवायरनमेंट ऐसे बनाओ, कमरे में अकेले बैठ जाओ, स्टॉप वॉच ले लो, है ना, टाइम पर्टिकुलर लगा के चलो कि टाइम की तरफ जब घड़ी की तरफ नजर जाए, टाइम आप देखो तो मन में प्रेशर बने, उस प्रेशर को हैंडल करने की आदत बने। क्योंकि जब मोबाइल में दे रहे हैं अपन पेपर तो एक बात अलग है, लेकिन जब प्रॉपर एग्जाम चल रहा है अपन पेपर दे रहे हैं स्क्रीन में और जब ऊपर या नीचे कहीं पर टाइम कम होता हुआ दिखता है ना तो एक मेंटल प्रेशर बनाता है। तो इन सब का प्रिपरेशन, इन सब की तैयारी आप घर से करो। घर में जब आप चाहो तो स्टॉप वॉच यूज कर लो, मोबाइल तो मैं कहूँगा दूर ही रखो, स्टॉप वॉच यूज कर लो, वहां से आप पेपर देख लो कि भैया समय पे कम होता जा रहा है, हमें देना है। ऐसे करके आप आदत बनाएं तो क्या होगा कि कुछ चीजें जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस से सॉल्व हो जाएंगी। कहीं आप पढ़े हो वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आया है उसके 3 ऑप्शन आपको पता है, चौथा नहीं समझ में आ रहा, चौथा टिक कर दो, है ना। तो एक लॉजिक लगा के अपन कर सकते हैं, बस उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो Cl है क्लोरीन और HCl में भी क्या है, Cl, तो HCl के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, क्लोरीन की। ठीक, क्लोरीन जो होता है हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म या जिसे अपन कहते हैं उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित करके हमारे शरीर में जल के संतुलन को, बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है, इस शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है ना। गर्मी लग रही है तो पसीना निकल जाना, बार बार पानी पीना, ये सब जो अपन अपने अंदर जो कंट्रोल कर पा रहे हैं उस वाटर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने लिए। इसलिए आप देखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मनुष्य के शरीर में जल की कमी हो जाती है तो किसकी कमी होती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर आता है सॉल्ट। अब ये भी आप दिमाग लगा के कर सकते थे, जल की कमी हो गई मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा मतलब किसकी कमी है, Cl, और Cl किसमें होता है, तो Cl होता है NaCl मतलब नमक में। तो शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है, नमक। इसलिए देखना डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो ORS घोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसमें नमक डाला जाता है, पानी डाला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में सॉल्ट्स की भी कमी हो गई है, आयंस की कमी हो गई है, मसल्स, न्यूरॉन, नर्व कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं इसके स्रोत या जिसे अपन कहेंगे सोर्सेस। तो क्लोरीन टर्म के बाद तो इतनी ज्यादा स्रोत या सोर्सेस को लेकर समस्या होगी नहीं, क्लोरीन मतलब सॉल्ट NaCl, तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए जो सबसे अच्छा स्रोत है, सोर्स जो सबसे अच्छा है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नमक।
सॉल्ट, या ये क्या हो जाएगा, सी फूड, समुद्री भोजन। ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, स्रोत क्लोरीन के। अब कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग, तो पहला, उपापचय क्रियाएं प्रभावित होंगी। मेटाबॉलिज्म में जो एक्टिविटी है, उपापचय क्रियाएं, वो क्या हो जाएंगी, प्रभावित। क्यों ऐसा होगा समझो, HCl बनेगा, HCl ही नहीं बन पाएगा क्योंकि क्लोरीन कम है। HCl डाइजेशन या पाचन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। पाचन भी एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म उपापचय है, तो पाचन प्रभावित हो गया। पाचन प्रभावित हो गया तो शरीर के लिए जो आवश्यक मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड में पहुंच नहीं रहे हैं, ब्लड से सेल में नहीं पहुंच रहे हैं, शरीर में ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो पूरी जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएंगी। यदि क्लोरीन की कमी हो जाए तो हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, इनमें क्रैम्प आ जाएंगे। मतलब अपन क्या कहेंगे, जो मांसपेशियां हैं इनमें क्या हो जाएगी, ऐंठन हो जाती है। और क्लोरीन की कमी किस कंडीशन में होती है समझना, तो क्लोरीन की कमी हो जाती है जब हमारे शरीर में हो जाए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या जिसे अपन कहते हैं निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी हो जाना कहलाता है डिहाइड्रेशन। इसे देखना, जो बिना खाना पानी वाला उपवास रहता है उसको निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला, पानी नहीं, जल नहीं। तो जब शरीर में पानी की कमी हो जाए, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से क्लोरीन की कमी होगी और ये सब समस्या होंगी। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार उपवास है, उपवास के दिन मेरे मांसपेशियों में बहुत ऐंठन होने लगती है, उपवास के दिन मेरी एड़ी ज्यादा दर्द देती है, उपवास के दिन पैर दर्द देने लगते हैं, फिर जब रात के खाना खाओ तो फिर पैर दर्द ठीक होता है। बहुत सुना होगा आपने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपनी मम्मी के मुंह से ही सुना होगा। तो ऐसा क्यों होता है, उपवास में खाना पानी कम जा रहा है, खाना पानी कम जा रहा है मतलब क्लोरीन की कमी हो गई, क्लोरीन की कमी हो गई तो मांसपेशियों में क्या होने लगती है, ऐंठन। फिर खाना खाएंगे, खाने में नमक रहेगा, नमक पहुंचेगा, सोडियम पहुंचेगा, क्लोरीन पहुंचेगा, मसल्स को काम करने के लिए एक्टिव करेगा, फिर वो ऐंठन ठीक हो जाती है ना। ऐसे आपने सुना होगा कि निर्जला उपवास, अभी तीजा गया है, हरितालिका तीज, तो उसका एक्सपीरियंस तो हो ही आप लोगों को। बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनकी मम्मी कह रहे होंगे कि हमारा सिर दर्द दे रहा है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, चाय पीना पड़ा, पानी पीना पड़ा, फिर ठीक हुआ। तो वही कारण है कि क्लोरीन डिहाइड्रेशन के कारण क्लोरीन की कमी हो गई, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, जिसकी वजह से दर्द होने लगा। ठीक है, तो आप लिंक करके पढ़ते रहो, जोड़ के पढ़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा अपनी डेली लाइफ में आसपास साइंस ढूंढो, उसको पढ़ो, उससे जुड़ो, तो मजा आएगा, पेपर भी निकलेंगे, लाइफ में भी मजा आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।